तो इसके बाद हमारे पास मेजर वॉइसरॉय रहते हैं, ये रहते हैं हमारे पास लॉर्ड इरविन साहब। तो लॉर्ड इरविन, इनको पॉपुलरली बोलते थे क्रिश्चियन वॉइसरॉय, क्रिश्चियन वॉइसरॉय। अगर इनका टाइम पीरियड की बात की जाए 1926 से लेके 31 के बीच ये रहता है यहाँ पे, ओके। और क्रिश्चियन वॉइसरॉय इनको कहा जाता है। और इनके टाइम में जो हमारे पास साइमन कमीशन थे, साइमन कमीशन, ये इंडिया आते हैं। इस कमीशन का गठन इसलिए किया जाता है, जो आपका 1990 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको इन्होंने रिव्यू करना था। बट इसमें ये प्रोविज़न था 1919 के एक्ट में कि 10 साल के बाद इस एक्ट का आपका रिव्यू करवा दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। बट वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, इलेक्शंस होने थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी वहाँ पे रूल करी थी, तो उन्होंने 2 साल पहले ही आपका साइमन कमीशन 1927 में इंडिया भेज दिया, ओके। तो यहाँ पे जो 7 मेंबर्स थे ये सारे आपके वाइट लोग थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से इंडिया में इसको आपका टोटली बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट के चक्कर में क्या होता है, जो आपका लाहौर में आपका एक एजिटेशन होता है, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय जी रहते हैं। लाला लाजपत राय जी को लाठी लग जाती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ओके। तो जो यहाँ पे डीएसपी रहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर देते हैं लाठी चार्ज का। तो इस चीज़ का बदला कौन लेते हैं हमारे पास, बेसिकली भगत सिंह जी, भगत सिंह राजगुरु, ओके। ये बेसिकली क्या लेते हैं, बदला लेते हैं, किसका, सॉन्डर्स की हत्या करके, ओके। तो उसके बाद ये था किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। और इनके टाइम में क्या हुआ, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस कब होती है आपकी, 1928 में। यहाँ पे आपका जो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस रहती है 1928 में। यहाँ पे नेहरू आपकी कमेटी बनाई जाती है। नेहरू कमेटी बनाई जाती है किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियंस के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। ये नेहरू कमेटी इसलिए आपकी गठित की जाती है, जो उस समय आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड क्या करते हैं, इंडियंस को चैलेंज करते हैं कि इंडियंस बेसिकली अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं। इनके चैलेंज को इन्होंने स्वीकार किया और ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में की और नेहरू कमेटी बनाई, जिसका काम था क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो नेहरू रिपोर्ट ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बताए, फेडरल स्टेट को बताया गया, ओके। जो सेपरेट इलेक्टोरेट उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया, सो एंड सो फोर्थ। इसको हम मेन हिस्ट्री में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स है। तो ये किसके टाइम में रहता है आपका, लॉर्ड इरविन के टाइम में। देन उसके बाद हमारे पास हारकोर्ट बटलर और इंडियन स्टेट कमीशन। ये जो कमीशन था और सर हारकोर्ट बटलर थे, ये इनको प्रिजाइड करते हैं इंडियन स्टेट कमीशन को 1927 में। इस कमीशन का काम ये था, इसको देखना था, जो इसको ये रिव्यू करना था कि जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी कि ब्रिटिश पैरामाउंटसी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है, उनके रिश्तों को, उनके रिलेशन को फर्दर किस तरह से आपका स्ट्रेंथन किया जाए, और उनके ऊपर उनको रिपोर्ट देनी थी, ओके। और इसके बाद लाहौर सेशन रहता है इनके टाइम में। लाहौर सेशन 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में ये आपका यहाँ पे इसकी जो प्रेसिडेंटशिप रहती है, ये रहती है आपके जवाहरलाल नेहरू जी के पास। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज का आपका नारा देते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा कौन देते हैं, आपका ये लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। और इसके बाद जो बेसिकली गांधी जी थे, उन्होंने 1 साल का अल्टीमेटम दिया होता है कि आप हमारे को बेसिकली इमीडिएटली डोमिनियन स्टेटस दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको दरकिनार करती है, उसके बाद ये पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास गांधी जी ने इनके टाइम में स्टार्ट किया था दांडी मार्च। दांडी मार्च शुरू होता है आपका 12 मार्च 1930 में। और दांडी मार्च क्या था, बेसिकली सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था, ओके। गांधी जी ये लॉन्च करते हैं यहाँ से, बेसिकली 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलते हैं
कहाँ की तरफ को, डांडी की तरफ को, और वहाँ पे जो सॉल्ट लॉ रहता है उसको ब्रेक करना था। ओके, इसके बारे में क्या कहानी है इसको हम हिस्ट्री के मेन सेक्शन में पढ़ेंगे। सॉल्ट लॉ इसको ब्रेक करना था और आपका यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। ओके, सो इसके बाद मेजर इवेंट क्या था, दीपावली डिक्लेरेशन। दीपावली डिक्लेरेशन ये क्या था, जो हमारे पास लॉर्ड इरविन साहब रहते हैं ये बोलते हैं हम आपको क्या करेंगे, बेसिकली डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट वो भी आपका लॉन्ग टर्म में। तो ये दीपावली डिक्लेरेशन कब आता है, 1929 में आता है, लॉर्ड इरविन साहब लेके आते हैं। ये दिवाली के टाइम की प्रोक्लेमेशन रहती है, जब आपकी दिवाली रहती है उसी समय ये डिक्लेरेशन करते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे बट आपका लॉन्ग टर्म में देंगे, इसके बारे में सोचेंगे। बट इंडियंस नेशनलिस्ट क्या चाहते थे, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। ओके, अब इनके टाइम का मेजर और इवेंट क्या है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसको आपका बॉयकॉट कर लिया, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली जो इंडियंस की डिमांड थी वो नहीं मानी गई थी, ठीक है। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। और इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट रहता है, गांधी इरविन पैक्ट ये रहता है आपका 5 मार्च 1931। इसमें बहुत सारी डिमांड्स यहाँ पे गांधी जी की मानी जाती है, बट इरविन जो है बेसिकली जो भगत सिंह राजगुरु और उनके जो कॉमरेड्स थे उनको छोड़ने के लिए इरविन साहब नहीं मानते हैं। सुखदेव जी, राजगुरु और भगत सिंह, इनको आपका फांसी दी जाती है कब, आपका 23 मार्च 1931 में, कुछ दिनों के बाद इनकी फांसी दी जाती है। उसके बाद इन्हीं के टाइम में क्या रहता है, बेसिकली इनको फांसी भी दी जाती है, किसको, आपका भगत सिंह, राजगुरु, आपका सुखदेव जी को, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय है ये हमारे पास लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन का टाइम शुरू होता है आपका 1931 से लेके 1936 के बीच में। तो इसके टाइम में आपका क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड आपका आरटीसी, सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये आपका इनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी यहाँ पे सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। ओके, और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं माइनॉरिटी के इशू पे, जो आपकी माइनॉरिटी रहती है उसके इशू पे वहाँ पे डेडलॉक फंस जाता है और जो ये आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है। ओके, डेडलॉक हो जाता है। तो मीनवाइल जब आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उस समय गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये आपको सस्पेंड कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद जैसे ही आपका वापस आते हैं उसके बाद इसको रिज्यूम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आपका विड्रॉ किया जाता है, ये कर दिया जाता है 1934 में, नॉट इन 1932 में। उस समय सिर्फ आपका मिडली सस्पेंड किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो आपका कम्युनल अवार्ड अनाउंसमेंट, कम्युनल अवार्ड अनाउंसमेंट। तो कम्युनल अवार्ड आपका अनाउंस करते हैं कौन, लॉर्ड विलिंगडन जी। इसमें क्या होता है, जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है किसको, आपका डिप्रेस्ड क्लासेस को, डिप्रेस्ड क्लासेस को। ओके, आपका एडिशनली कम्युनल इलेक्टोरेट दिया जाता है जिससे परेशान होकर बेसिकली जो गांधी जी हैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। हंगर स्ट्राइक, उस दौरान जो गांधी जी थे ये हमारे यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में, वहीं पे आपका क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। और मीनवाइल ये कंपेल करता है किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, कि वो बेसिकली जो कम्युनल अवार्ड है इसको ना माने और बेसिकली जॉइंट इलेक्टोरेट की ही डिमांड करें जो आपका गांधी जी चाहते थे। तो यहाँ पे एक आपका पूना पैक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। ये आपका गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है, बट इसको जो साइन करते हैं ये अम्बेडकर जी करते हैं और गांधी जी के नाम पे कौन करते हैं, मदन मोहन मालवीय जी। ओके, ये था हमारा किसके बारे में, पूना पैक्ट के बारे में। और इसी के टाइम में आपका थर्ड आरटीसी शुरू होती है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक आपका जैसे ही आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद आपका एक वाइट पेपर इशू करवाया जाता है 1933 में, और बाद में एक जॉइंट कमेटी बनती है और वो अपना एक ड्राफ्ट डिक्लेयर करती है कब, आपका फरवरी
1935 में, और आपका लेटर आपका जुलाई और अगस्त में हमारे पास क्या दिख जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो ये है किसके बारे में, बेसिकली लॉर्ड विलिंगडन जी के बारे में। और इन्हीं के टाइम में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी लेके आते हैं। ओके, जिसमें आपका जो डायरकी है, द्विशासन है, ये कहाँ पे शुरू होता है, वो सेंटर में होता है, और प्रोविंसेस जो रहते हैं, प्रोविंसेस को वहाँ पे ऑटोनॉमी दी जाती है, स्वायत्तता दी जाती है, उनको आपका ऑटोनोमस बनाया जाता है। ओके, सो ये था किसके बारे में, विलिंगडन जी के बारे में। और 1935 के एक्ट में ही जो हमारे पास वर्मा था, ओके, वर्मा जो डफरिन के टाइम में टोटली कैप्चर कर दिया गया था, इसको यहाँ पे 1935 में सेपरेट कर दिया जाता है, किससे, इंडिया से। ओके, एंड इन्हीं के दौरान आपका 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई जाती है, किसके द्वारा, आपका स्वामी शहजानंद जी के द्वारा। ये आपने याद रखना है। ओके, और इन्हीं के दौरान ही, इनके टाइम पीरियड में ही 1936 में 1934 में यहाँ पे बनती है हमारी सोशलिस्ट पार्टी। ये आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कहा जाता है, जिसके जो मेन लीडर रहते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी रहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी रहते हैं, जो आपके टोटल रिवोल्यूशन के लिए आपके फेमस हैं। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय हैं, ये है हमारे पास बेसिकली लिनलिथगो जी। तो लिनलिथगो जी के टाइम में फर्स्ट हमारा, ये हमारे लॉर्ड लिनलिथगो है। आप देख सकते हो इनका जो टाइम पीरियड शुरू होता है इंडिया में, ये आपका 1936 से लेके आपका 44 के बीच में। तो लिनलिथगो के टाइम में ये हमारे कौन है, ये विलिंगडन जी हैं, जिन्होंने हमारा कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड करवाया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो ये हमारे पास लिनलिथगो के टाइम में फर्स्ट हमारे जनरल इलेक्शन रहते हैं, जनरल इलेक्शंस कहाँ पे, बेसिकली प्रोविंसेस पे। प्रोविंसेस में जो कांग्रेस है मोस्टली सभी जगह अपनी सरकार बनाती है। ओके, अराउंड हमारे 10-11 जो प्रोविंसेस रहते हैं, यहाँ पे कांग्रेस अपनी बेसिकली क्या बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। और जो पंजाब में, वेस्ट बंगाल, इवन आसाम में भी मेजॉरिटी के साथ जो बेसिकली कांग्रेस है वो मेजॉरिटी में रहती है। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी, उनको अपना स्टेटस यहाँ पे मालूम पड़ता है, और उनको अपना पॉलिटिकल बेस यहाँ पे मालूम पड़ता है। इस वजह से इसके बाद वो पाकिस्तान की डिमांड को और ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। ये कब हुआ था, बेसिकली 1937 में। 1937 में आपके इलेक्शंस हुए थे। ओके, 1936 और 37 में, और 37 में आपकी गवर्नमेंट बना दी जाती है। और इनके टाइम में ही जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी, जो ऑटोनोमस हुआ करती थी, उन्होंने अपना मिनिस्ट्री जो वहाँ पे रहती थी, मिनिस्ट्रीज़, उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन क्यों किया, बेसिकली आफ्टर दी आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने इंडियंस की राय लिए बगैर ही इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर दिया। तो जो ये आपकी पॉपुलर मिनिस्ट्रीज थी आपकी प्रोविंसेस में, ये आपका 28 मंथ्स तक यहाँ पे रूल करती है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे। और इंडियंस को भी कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम एक आपका गवर्नमेंट का टेस्ट इंडियंस को आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो बेसिकली इंडिपेंडेंस की डिमांड को, फ्री इंडिया की डिमांड को और ज़्यादा तेज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहता है सुभाष चंद्र बोस जी, SC बोस। ये बेसिकली जो पीरियड था, ये आपका SC बोस का पीरियड था। SC बोस जी 2 टाइम आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, एक आपका हरिपुरा में, दूसरा अपना त्रिपुरी में। तो ये आपके 2 जगह आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनको आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं किसके साथ, आपका गांधी जी के साथ। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। इलेक्शन होता है पट्टाभी सीतारामैया, ओके, इलेक्शन में खड़े होते हैं गांधी जी के नाम पर, और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे जीत जाते हैं। तो जो गांधी जी यहाँ पे कहते हैं, जो पट्टैया सीतारामैया जी की हार है, ये मेरी अपनी पर्सनल हार है। इस तरह का कुछ इवेंट होता है, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होते हैं। और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस जी है, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, कहाँ से, इंडियन
जो आपकी नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से और वहाँ की मेंबरशिप से, और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाते हैं ये? 1939 में, जब ये बेसिकली कहाँ पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। बट आपको याद रखना है जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये क्या है, बेसिकली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही बनाया गया एक सेक्शन था। ओके, देन उसके बाद लाहौर सेशन। लाहौर सेशन किसका? आपका मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग यहाँ पे डिमांड करती है किस चीज़ की? सेपरेट नेशन की। सेपरेट नेशन की। सेपरेट नेशन की डिमांड करती है कौन? मुस्लिम लीग। कहाँ पर? लाहौर रेजोल्यूशन में। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसका जो पाकिस्तान का एजेंडा टू नेशन थियरी, इसको आपका और ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ कर दिया जाता है। आपको याद रखना है 1930 में जो इकबाल जी थे, फेमस पोइट, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक सेपरेट नेशन की बात की थी। कहाँ पे? इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के। और उसके बाद आता है अगस्त ऑफर। किसके टाइम में? लिन लिथगो जी के टाइम में। अगस्त ऑफर में जो वॉइस रॉय है बेसिकली वो क्या डिमांड करते हैं? डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं। डोमिनियन स्टेटस इसकी बात करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करते हैं जिसमें हमारे मेनली इंडियंस रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये इस एजेंडा को, इस ऑफ़र को आपका रिजेक्ट कर देती है। ओके, अगस्त ऑफर्स में। बट जो आपका मुस्लिम लीग है ये इसको इंडोर्स करती है, अपना लेती है, मान लेती है। देन आफ्टर उसके बाद विंस्टन चर्चिल जो हुआ करते थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1940 में, जो आपके कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के आपके लीडर हुआ करते थे। ओके, देन इनके टाइम पीरियड में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं 1941 में इंडिया को छोड़ के आपका पेशावर के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं? रशिया में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो रशिया पहुँच जाते हैं, रशिया आपका इन्वॉल्व हो जाता है मई 1941 में। कहाँ पे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। किसकी साइड से? ब्रिटेन की साइड से। तो यहाँ से वो निकल के फिर जाते हैं आपका जर्मनी में ये मिलते हैं आपका हिटलर से। तो हिटलर के साथ मिलके ये एक सेना बनाते हैं जिसका नाम बोलते हैं मुक्ति सेना। ओके, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। तो बाद में जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं एक आपका सबमरीन के थ्रू जर्मनी से आपका जापान चले जाते हैं। जापान के बाद सिंगापुर में वो इंडियन नेशनल आर्मी जो आपका रास बिहारी बोस जी के कंट्रोल में रहती है उस दौरान, उनसे उनकी कमांडरशिप लेके इंडिया के ऊपर आपका जापान की हेल्प के थ्रू इंडिया में आपका आना चाहते हैं, इंडिया को फ्री करना चाहते हैं। तो ये था किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में, यानी कि जो लिन लिथगो जी हैं इनके टाइम में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन इंडिया में लैंड करता है 1942 में। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे लैंड करता है तो ये बेसिकली हमारे को क्या देता है? डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने की बात करता है, जिसमें मेनली नहीं बल्कि आपकी इंडियंस रहेंगे किसमें? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बट आपका जो कांग्रेस थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, बिकॉज जो डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस एक अपना आउटडेटेड ऑब्जेक्टिव हो चुका था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बिकॉज 1919 के लाहौर सेशन के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका जो एजेंडा था वो आपका था क्या था? बेसिकली पूर्ण स्वराज था। ये था किसके बारे में? लॉर्ड विलिंगडन जी के टाइम में। और इनके टाइम में ही एक आपका मूवमेंट शुरू होता है जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था गांधी जी शुरू करते हैं कब? आपका 8 अगस्त 1942 में। तो जो इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को बेसिकली अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अगस्त रेवोल्यूशन, तो ये आपका 8 मार्च को ये शुरू होता है। और 9 मार्च को जैसे ही शुरू हो जाता है तो जो टॉप लीडर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको आपका जेल में डाल दिया जाता है। तो जो ये मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपका एक लीडरलेस मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये आपका वॉयलेंट भी हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो मेन लीडर थे वो यहाँ पे थे ही नहीं। ओके, देन क्विट इंडिया मूवमेंट ये आपका शुरू होता है कब? आपका 8 अगस्त 1942 में। देन उसके बाद क्या रहता है? डिवाइड एंड क्विट स्लोगन दिया जाता है किसके द्वारा? डिवाइड एंड क्विट स्लोगन दिया जाता है किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? आपका कराची सेशन में। कराची सेशन कब? आपका
1944 में। ये मुस्लिम लीग के द्वारा नारा दिया जाता है, विभाजन करो और क्विट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो वॉइस रॉय रहते हैं ये है हमारे पास लॉर्ड वेबल साहब। लॉर्ड वेबल जी आपका यहाँ पे आते हैं 1944 में और ये रहते हैं 1947 के दौरान। तो इनके टाइम का जो इवेंट्स हैं मेजर, इसके दौरान जो सी राजगोपालाचारी जी थे, राजगोपालाचारी, इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया जिसको बोलते हैं CR फार्मूला। ये देते हैं आपका 1944 में। जो डेडलॉक फंसा होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसको ये रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट जो ये प्लान रहता है, ठीक है, फार्मूला रहता है, ये आपका फेल हो जाता है। इंडियन जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग थी, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और उसके बाद दूसरा रहता है आपका गांधी जिन्ना टॉक, ये रहती है आपकी 1944 में ही। तो यहाँ पे भी जो आपके जिन्ना साहब हैं, ये गांधी जी की बात से एग्री नहीं होते हैं और ये इनकी टॉक भी आपकी फेल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास वेबल प्लान आता है। वेबल प्लान क्या कहते हैं, अगर आप लोग डेडलॉक को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसके बाद मैं अपना प्लान देता हूँ, जिसको कहते हैं वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हुई थी, आपकी शिमला में हुई थी 1945 में। तो इस दौरान क्या हुआ, जो हमारे पास वेबल साहब थे, इन्होंने मुस्लिम्स को वीटो पावर दी गई। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ये आपका ख़त्म हो जाता है किसके टाइम में, लॉर्ड वेबल के टाइम में। कब आपका 1945 में, जब आपका जापान लास्ट में आपका सरेंडर करता है। कब आपका बेसिकली 15 अगस्त के दौरान 1945 में जो हमारे पास जापान है ये आपका सरेंडर करता है, जस्ट बिकॉज US ने इनके ऊपर 2 आपके न्यूक्लियर बॉम्ब आपके चला दिए थे। इसके बाद इनको आपका सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फिर आता है इनके टाइम में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैबिनेट मिशन के द्वारा तो जो आपका कांग्रेस थी, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। कैबिनेट मिशन क्या कहता था, एक तो आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो डिमांड है इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और थर्ड, इन्होंने इसमें क्या कहा, जो हमारी एंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, इसको आपका बनाया जाएगा। तो इस तरह के प्रपोजल लेके आती है। तो इसको जब पाकिस्तान का जो एजेंडा था इसको नेगलेक्ट करते तो जो आपकी मुस्लिम लीग थी ये आपका इसको मना कर देती है, इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन है ये क्या करता है, जो हमारे पास प्रोविंसेस थे इनको आपका डिवाइड कर देती है 3 ग्रुप में, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C। तो इनकी जो ग्रुपिंग रहेगी ये आपकी क्या रहेगी, ऑप्शनल रहेंगी। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम मेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑप्शनल ग्रुपिंग क्या थी और आपका कंपल्सरी ग्रुपिंग क्या थी। ग्रुप A क्या थे, कौन से थे, ग्रुप B कौन से थी और ग्रुप C कौन से आपके प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो जब आपका मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था वो आपका फुलफिल नहीं होता है तो ये आपका डायरेक्ट एक्शन शुरू करते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे शुरू करते हैं कब, आपका 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 में। तो जो डायरेक्ट एक्शन था ये बिल्कुल ही आपका एक वायलेंट और कम्युनल एक्शन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे हज़ारों लोग, लाखों लोग आपके मारे गए थे, मोस्टली आपके कलकत्ता वाले रीजन में। ओके, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और हिंदूज थे, उनके बीच में क्लैशेस होते हैं जिसको पॉपुलरली कहा जाता है कलकत्ता किलिंग। कलकत्ता किलिंग। तो इनके बारे में हम सेपरेटली जब हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या ये चीज़ें थी। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने कहा ये मिशन साहब देते हैं, कैबिनेट मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है यहाँ पे इलेक्शंस किए जाते हैं। इलेक्शंस के दौरान उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है और आपकी एंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले मिलती है 2 सितंबर 1946 में। एंटरिम गवर्नमेंट जब बनाई जाती है, बिगनिंग में आपका जो मुस्लिम लीग थी ये इसको बॉयकॉट करती है, बट लेटर ऑन वेबल के एफर्ट के बाद अक्टूबर 1946 में क्या है, जो मुस्लिम लीग है ये भी इसको आपका ज्वाइन कर लेती है। और बाद में इनके दौरान क्या आता है, एटली साहब, जो एटली होते हैं क्लीमेंट एटली,
ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो एटली जी आते हैं चर्चिल की जगह। एटली क्या करते हैं, 20 फेब को 1947 में एक आपका डिक्लेरेशन देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। इसको कहते हैं अनाउंसमेंट, क्लेमेंट एटली अनाउंसमेंट। ये क्या कहते हैं, जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटेन है बेसिकली, ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि वो आपका जून 30 1948 तक इंडिया से विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि वापस चले जाएंगे इंडिया में, इंडिया को बेसिकली फ्रीडम दे देंगे। ओके, बट इसके बाद कवायद शुरू हो जाती है। जो लॉर्ड वेबल होंगे, इनको आपका रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो माउंटबेटन जी थे, इनके पास जो प्लान था वो बिल्कुल आपका क्लियर बताया गया था कि आपने क्या करना है। जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं, इंडियन लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग के लीडर हैं, इनके बीच का जो डायलॉग है, उस जो डेडलॉक फंसा है, इसमें इसको आपने सॉल्व करना है और इनको पावर ट्रांसफ़र करनी है। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनका टाइम पीरियड 1947 से लेकर आपका 1948 के बीच में। इनके टाइम में क्या होता है, जून 3 प्लान। जून 3 प्लान क्या रहता है, इसमें आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये आपका अनाउंस करती है क्या, कि हम आपका 15 अगस्त को 1947 को यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, और हम जो पावर है ये आपका 2 आपके स्टेट्स को दी जाएगी, पाकिस्तान को और आपका इंडिया को। ओके, तो आपका 3 जून प्लान ये अनाउंस करता है कि इंडिया आपका पार्टीशन किया जाएगा इसका, और 15 अगस्त 1947 को हम यहाँ से वाइंड अप करके वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया जाता है। कहाँ पे, आपका लंदन में हाउस ऑफ कॉमन, यहाँ पे पास कर दिया जाता है। ओके, और इसको आपका रॉयल एसेंट मिल जाती है, और फाइनली 14 और 15 अगस्त को ये आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका लागू किया जाता है, और इंडिया को आपका 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इन्हीं के टाइम में आपका बाउंड्री कमीशन सेटअप कर दिया जाता है। बाउंड्री कमीशन किसकी, आपकी लीडरशिप में, सर सिरिल रेडक्लिफ, इनको आपका इसका चेयरमैन बनाया जाता है, और ये आपका डिसाइड करती है कि इंडिया की बाउंड्री का डिवीज़न किस तरह से किया जाए। ओके, ये जो अनाउंसमेंट था बेसिकली बाउंड्री कमीशन था, ये अपनी रिकमेंडेशन इंडिया और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद देता है। ये क्यों देता है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, इसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे। ओके, तो इसके साथ साथ 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, और 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। तो ये था हमारा गवर्नर्स, वॉइस रॉयस, इनके बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएं डिटेल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स। थैंक यू।